मैं चाहूंगी कि हमारे दोनों खास मेहमानों का आप जोरदार स्वागत करें, क्योंकि भारत की परंपरा है कि जब भी हमारा कोई मेहमान आता है हम उनको भगवान समान मानते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग की तालियां उनके स्वागत के लिए उनको भी बहुत अच्छी लगेंगी। आप लोग का थोड़ा एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो हमारे जो भी मेहमान हैं उनकी बातों को रखने का लेवल भी बड़ा हाई रहेगा, उनकी एनर्जी भी बड़ी हाई रहेगी। तो आपका इन्वॉल्वमेंट बड़ा जरूरी है। एंड आई होप कि क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश यहाँ पर ये है कि आप लोग मोटिवेट हों, जो हमारे खास मेहमान आते हैं उनके जीवन के संघर्षों से आप लोग कुछ सीख कर जाएं। यहाँ बैठा कोई भी शख्स खाली हाथ ना जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के इस मंच पर। और संजीव सर, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो आज सोच रहा है कि वो अब नौकरी करने की बजाय उद्योग धंधे में लगे, और आप लोग क्योंकि यूथ के लिए आइकन है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल किया और आपने एक जो अपना लेवल आज बनाया है वो लोगों को मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे युवा हैं उनका सबसे पहले आप मार्गदर्शन करें अपना जो स्ट्रगल रहा उससे। मैं संजीव कुमार गुप्ता, समरकूल चेयरमैन। मैंने अब से 33 साल पहले एक छोटी सी पूंजी के साथ 25,000 रुपये से एक छोटी सी जगह में छोटे से कमरे के साथ शुरुआत करी थी। एक बार तालियां हो जाए सर के लिए। सिर्फ 25,000 रुपए से शुरुआत की थी सर, और आज कहां तक पहुंच चुके हैं? आज मेरे ग्रुप की टर्नओवर लगभग 500 करोड़ रुपए अब है। एक बार और फिर तालियां हो जाए। 25,000 से 500 करोड़। आप में से बहुत सारे लोग ये पोटेंशियल रखते हैं, तो सर की बातों से सीखिए सर प्लीज। और अब हमारा एनपी नेट प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ रुपए है। आने वाले 2030 तक हमारी ये सेल कम से कम 1,000 करोड़ हो जाएगी, और नेट प्रॉफिट भी मुझे उम्मीद है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और मुझे लगता है ये आपकी पहुंच तो हर घर में है, क्यों है ना सबके घर में सर की पहुंच। हम लोग कूलर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, किचन अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज बनाते हैं। हमारी शुरुआत पहले हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करते थे, पूरे प्रदेश में काम करते थे। आज लगभग हम 18 स्टेट में हैं, लगभग पूरे पैन इंडिया में है, और आने वाले कुछ टाइम में समरकूल और यूपी का डंका इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी सब जगह होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जितने भी हमारे लगभग 150 प्रोडक्ट हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और बेस्ट प्राइस में हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं। और सभी प्रोडक्ट की होम सर्विस भी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कंपनी कभी नहीं चाहती कि उसमें कोई फॉल्ट आए, लेकिन इलेक्ट्रिकल आइटम में 1-8% कभी कोई आता भी है तो हमारी टोल फ्री नंबर है, आप उस पर फ़ोन करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी हैं, अगर पहाड़ के ऊपर भी हैं तब भी वहाँ हमारी सर्विस है। और बहुत बढ़िया हमारे प्रोडक्ट हैं। हमारे जो टीम है, चाहे वो सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो जी, हमारे, तो उसमें हमारी R&D हमेशा चलती रहती है अच्छा करने के लिए। हमें ये नहीं लगता अगर हमारी कहीं कोई कमी है और वो बताता है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो हमें अच्छा लगता है और हम उसको सुधारते हैं। अगर विकास की निरंतरता चाहिए तो हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है, और सर ने कहा कि ये एक सबसे बड़ा थंब रूल है आप जब भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल सर वैभव सर मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप भी एक यूथ आइकन हैं। कहाँ से आपने अपना सफर शुरू किया और आज कहाँ तक आप पहुंच चुके हैं? नमस्ते। मैंने अपना सफ़र अपने पिता के साथ शुरू करा था। हमने 1997 में कंपनी खोली थी। उस समय हम स्टील ट्रेडिंग में थे, और आज के दिन में हम प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स के निर्माता हैं, और हम पूरे भारतवर्ष में नहीं, नेपाल भूटान में भी आज के टाइम में हम अपनी स्टील बिल्डिंग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर के लिए तालियां हो जाए भाई एक बार जोरदार। ये जो संघर्ष की कहानी है लोगों को प्रेरित करती है। सर प्लीज कंटिन्यू। हम बहुत आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के मेक इन इंडिया मिशन के कारण। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा संपूर्ण प्लांट एंड मशीनरी मेड इन इंडिया है। वाओ, मेड इन इंडिया जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ तक के भी हमारे इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स भी
भारत के बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से पास आउट हैं। तो सर आज की डेट में कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास, मतलब कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, आपकी कंपनी ने? देखिए, हमारी फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉयज़ हैं और हमारी साइटों पे, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइटों पे भी हर 30 से 40 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो करीब करीब 140 से 150 लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए और हैं। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़े, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आंकड़ा बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। सर क्योंकि आपने पीएम मोदी का जिक्र किया और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज हम सोलर एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है दुनिया के अंदर, देश के अंदर खास तौर पर। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस पीवी सिस्टम के निर्माता आप हैं, आखिर उसकी ज़रूरत आज क्यों है? आज के समय में पीवी सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा सिस्टम भूकंप के विरुद्ध में काम करता है। आप देखेंगे भूकंप आने के दौरान ज़मीन चारों दिशा से हिलती है। भूकंप, हमारा सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन होता है, उसमें ब्रेसिंग्स, कनेक्शंस, फ्रेम्स लगते हैं जो भूकंपी ऊर्जाओं को सीधा नींव तक चैनलाइज करते हैं। इससे जो जान माल है वो सुरक्षित रहता है और भूकंप आने पर बिल्डिंग भी डैमेज नहीं होती। तो सर ओवरऑल अगर हमारे यहाँ बैठे लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएं, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या इसकी लागत रहती है ताकि लोग अवेयर हों? क्योंकि अब जो घर बनाए लोग ताकि इस सिस्टम का इस्तेमाल करें, क्योंकि भूकंप के झटके आज पूरे देश को उजाड़ देते हैं। तो हमारा सिस्टम एक फैक्ट्री कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे बनता है। ये बहुत ही लागत प्रभावशील सिस्टम है। हमारी बिल्डिंग्स लाइट वेट होती हैं, उस कारण 15 से 20% बिल्डिंग्स का मटेरियल कम इस्तेमाल होता है। अच्छा। दूसरा, हमारी बिल्डिंग्स की निर्माण की गति बहुत ही तेज़ होती है। जैसे कि अगर किसी ने 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, वो ट्रेडिशनल आरसीसी कंस्ट्रक्शन में 2 साल में बनेगी और हमारी पीवी टेक्नोलॉजी में वो 1 साल से भी कम में तैयार हो जाएगी। इस कारण जो फैक्ट्री ओनर या बिल्डर है, उसका जल्दी बिल्डिंग खड़े होने के कारण उसकी बैंक के ब्याज की बचत होती है और उसकी आमदनी भी जल्दी आनी शुरू होती है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? संजीव सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक बड़ी चुनौती है और हम देखते हैं आजकल घर घर में एसी, और ऐसे में जाहिर तौर पर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि हमेशा हमें जो नया विकास है वो करते रहना चाहिए, बदलाव लाते रहना चाहिए, तो ये एक जो आप मानकर चले कि चैलेंज है, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है तो लोगों को राहत देनी है। इस तरह से आप जो R&D का जिक्र कर रहे थे, आपकी टीम की अभी R&D क्या है करंट? हम लोग आज का जो हमारा कस्टमर है वो बहुत जागरूक है। पहले लोगों को बेवकूफ़ बना देते थे, आज आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो गूगल पे एक बच्चा भी आज कुछ भी डाल के देख सकता है। हाँ। तो अगर हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं उससे कि भी इसकी माइलेज क्या है। तो इलेक्ट्रिकल कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो वाट के ऊपर बात आती है कि इसका वाटेज क्या है और इसकी बिजली की खपत क्या है। अगर हम कोई भी लोकल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ब्रांडेड से भी महंगा पड़ जाता है। वो आम आदमी को उस बात का भी मालूम नहीं है, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो उसको बहुत अच्छी तरह देखते हैं कि कितना वाटेज है और क्या है। तो हमें हमेशा BIS या BE वाले प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, उससे सावधानी भी रहती है, शौक का भी डर नहीं रहता और हमेशा गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट ही खरीदने चाहिए। लोकल प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए, जिससे कि वाटेज और जो आपने बताया ग्लोबल वार्मिंग का, उसका भी फर्क रहता है। और पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, पॉल्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। सर, देश के किन किन शहरों में आप लोग काम करते हैं? देखिए, दिल्ली NCR में हमारा बहुत जगह काम चल रहा है इस समय। हमने नोएडा में BHEL जो एक महारत्न कंपनी है उसका 20 मंजिली का कॉर्पोरेट टावर पीवी टेक्नोलॉजी से बनाया है। एक फरीदाबाद में बहुत ही विशाल 2 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री का निर्माण हमने पीवी टेक्नोलॉजी से करा है। वो आज के टाइम में फैक्ट्री बहुत अच्छे स्तर पे प्रोडक्शन कर रही है। इसके अलावा हमारा काम प्रयागराज, नवी मुंबई और नागालैंड में भी हुआ है। इसके अलावा हम नेपाल और भूटान में भी काम करने में सक्षम रहे हैं।
अच्छा सर, जब आपने काम शुरू किया था संजीव सर, और अगर आज की बात करते हैं तो आप क्या बदलाव देख रहे हैं मार्केट में? सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम लेके आ रही है। जैसे जीएसटी से पहले अगर हम काम करना चाहते थे अदर स्टेट में, तब हर जगह का टैक्स अलग अलग था। अगर यूपी में 14% था तो राजस्थान में 5% था, उसके ऊपर एक्साइज थी। व्यापारी को बहुत परेशानी होती थी, वो एक्साइज में जाना चाहता नहीं था, उसको ये लगता था कि तुम्हारा उत्पीड़न होगा। और अलग स्टेट में जाने के लिए इतने फार्म थे, पहले तो रोड परमिट चाहिए, फिर सी फार्म चाहिए, सी फार्म बाद में मिलते नहीं थे, बहुत तकलीफ होती थी। अब वन नेशन, और जैसे इन्होंने वन टैक्स कर दिया और वन सभी जगह जीएसटी का रेट एक है। अब छोटा व्यापारी भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी माल बेच सकता है। उद्योगों के लिए बहुत कम इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट लोन दे रही है, उस पर सब्सिडी भी है व्यापारियों के लिए। जैसे मोदी जी ने कहा है कि आप नौकरी की बजाय उद्यमी बने, मेरा भी सबसे यही कहना है कि आप उद्योग लगाएं, औरों को नौकरी दें, आप नौकरी ना मांगें और देश के विकास में और यूपी के विकास में सहयोग। सर, आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये सरकार की नीतियां जिनमें थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? देखो, सुधार तो हमेशा होना चाहिए, जो और बेस्ट हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन जो अब से पहली सरकारें थी उसमें और अब में बहुत फर्क है। पहले यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, शाम को निकलने में दिक्कत होती थी, यहाँ गुंडा राज था, व्यापारियों के साथ बहुत दिक्कत थी। आज ऐसा कहीं नहीं है। जो बदमाश है बदमाश यूपी छोड़ के जा चुके हैं। व्यापारी पे किसी के पास कोई किसी का फ़ोन नहीं आता है कि उसे पैसा चाहिए। अब प्रदेश हमारा बहुत अच्छा है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, योगी जी के राज में प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप लोग इत्तेफाक करें, तालियां बजाकर सर की बातों में सहमति जताइएगा। सर, आपको क्या लगता है कि नीतियां कहीं हैं जिनमें सुधार होने की आवश्यकता है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से केंद्रीय सरकार हमारी टेक्नोलॉजी को लेके बहुत काम कर रही है। आप ये भारत मंडपम जो है, जहाँ पर G20 का समिट हुआ था 2023 वर्ष में, वो हमारी काफ़ी हद तक पीबी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिल्ली में भी काफ़ी हद तक हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। कोविड के दौरान भारतवर्ष में बहुत तादाद में हॉस्पिटल्स कई गतिशील व्यवस्था में पीबी टेक्नोलॉजी से बने थे। तो भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से इसको अपनाया है। मेरी बस यही विनती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे, और स्टेट गवर्नमेंट भी स्कूल्स, फैक्ट्रीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी स्कीम में इसको, हमारी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करें। सर, क्योंकि आप लोग लागत और बचत की बात भी कर रहे हैं, नीतियों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पहले लोग टेक्नोलॉजी को खर्चा समझते थे, खर्चा ही समझते थे ना पहले लोग, की टेक्नोलॉजी मतलब खर्चा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बचत वाला एक सिस्टम हो चुका है। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये लोगों की कैसे बचत कराती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी बिल्डिंग्स बहुत ही तेज रफ्तार से बनती हैं। तो जैसे फैक्ट्री ओनर की अगर बिल्डिंग 2 साल के बजाय 1 साल में ख़त्म बन के तैयार हो जाएगी, तो उसको बैंक का ब्याज बचेगा, प्लस उसको आमदनी जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी, हमारी बिल्डिंग्स लाइट वेट होती हैं, जिसके कारण 15 से 20% मटेरियल की कम खपत होती है। तीसरा, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स हैं। हमारी बिल्डिंग्स 16% कम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रदूषित करती हैं विज़ ट्रेडिशनल आरसीसी बिल्डिंग्स के। इसमें पानी की मात्रा भी बहुत कम यूज़ होती है।
वाटर क्योरिंग का बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो पानी की बचत भी होती है। और आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ज़्यादातर डस्ट रहता है, जो एक वातावरण में बहुत हानि पहुंचाता है। आज की डेट में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारी बिल्डिंग्स में कोई डस्ट नहीं होता, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट रहता है। ओके तो ये तो एक मुझे लगता है कि बहुत ही बेटर टेक्निक है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो आजकल ये पॉल्यूशन ही बना हुआ है। तो ये रियली मुझे लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को इसे। थोड़ी आवाज़ कम आ रही है। ग्रेट। सर एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है आपको लेकर वो ये, क्योंकि जो कंपनीज हैं उनकी एक्सपेक्टेशन एक एम्प्लॉय से अलग है और एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन एक अलग होती है अपने कंपनी के मालिक से। तो मैं चाहती हूँ जो भी लोग सोच रहे हैं कि आपके जैसे जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनके साथ कनेक्ट हुआ जाए, तो उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको कहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहिए ज़्यादा, ताकि एक बेटर आउटकम हो आपके लिए भी और उनके लिए भी। अगर कोई भी एम्प्लॉय है उसको हमें आगे 5 साल या 10 साल या 20 साल का विजन दिखाना चाहिए। उसको ये लगे कि मैं फैक्ट्री में खाली एम्प्लॉय नहीं हूँ, उसको टाइम टू टाइम उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए और अपने साथ साथ उसका और उसके परिवार का अगर हम हित सोचेंगे तो उसको लगता है ये कंपनी मेरी है, उसका जुड़ाव ज़्यादा होगा और वो मन लगा के काम करेगा और उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन इसके साथ साथ सर एक सवाल ये भी आता है कि हर एम्प्लॉय अपना प्रोग्रेस चाहता है और उस प्रोग्रेस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो खुद को अपग्रेड करें। तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनके अपग्रेडेशन में? मतलब आपको भी उससे फ़ायदा हो, और भाई हर इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे। ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी तो ऑब्वियसली आप उनका सैलरी इंक्रीमेंट भी करेंगे ना इंक्रीमेंट। ये एक्सपेक्टेशंस होती है ना एम्प्लॉय की। मुस्कुरा रहे हैं हमारे सर। सर बताइएगा। मुझे लगता है कि जितने भी लोग कहीं भी जुड़े हुए हैं तो हर साल सबका इंक्रीमेंट मुझे तो लगता होता है और होना भी चाहिए। सर मुझे एक जानकारी और मिली कि आप कनेक्टेड हैं संगठन के साथ में, भाजपा संगठन के साथ में। मैं अगर संगठनात्मक तौर पर बात करूं तो ऐसी बीजेपी की क्या क्वालिटी है कि आपको बीजेपी ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया? नहीं, हम लोग बचपन से ही संघ के साथ जुड़े हुए हैं। संघ के साथ राष्ट्र निर्माण में सबको आगे आना चाहिए और बीजेपी में हम शुरू से चूँकि संघ के साथ हैं तो भाजपा के साथ पिछले 30 साल से हैं। जो भी पार्टी आयाम देती है हम साथ में काम करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो भी लोग संघ से कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक मानव का विकास नहीं होता बल्कि एक चरित्र निर्माण होता है। बिल्कुल। उस चरित्र निर्माण पर अगर आप प्रकाश डालें ताकि जो हमारे युवा हैं वो भटके ना, बड़ा ज़रूरी है युवाओं को आज ट्रैक पर आना, चरित्र निर्माण पर फोकस करना। आजकल जो पढ़ाई हो रही है वो पूरी तरह संस्कार युक्त नहीं हो रही। जो बहुत स्कूल ऐसे हैं जिसकी नर्सरी केजी की फीस भी ईयरली कम से कम 15 लाख या 20 लाख रुपए है, लेकिन जो शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार के लिए मिल जाएगी मुझे नहीं लगती वो वहाँ मिल पाती होगी। शिक्षा में संस्कार जरूर सिखाना चाहिए। अभी आप देखिए रेमंड के जो मालिक हैं, मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक एक फ्लैट में रह रहे हैं। अगर हमारे संस्कार होंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। और जितने भी मैं देखता हूँ वृद्धाश्रम में माता पिता रहते हैं वो गरीब लोगों के, मीडियम लोगों के कम होते हैं। जो सबसे ज़्यादा धनाढ्य लोग होते हैं मुझे लगता है कि उन लोगों के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें संस्कार की कमी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। संस्कार से जुड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। सर एक सवाल मैं आपसे जा रही हूँ, क्योंकि हम बार बार जिक्र करते हैं मेक इन इंडिया का, तो ये पीएम मोदी की जो स्कीम है मेक इन इंडिया, इससे आपको क्या सीख मिलती है? आपने इससे क्या जाना, क्या सीखा और आपको किस तरीके से मोटिवेट किया? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा सारा प्लांट एंड मशीनरी, संपूर्ण प्लांट एंड मशीनरी मेड इन इंडिया है। यहाँ तक कि इंजीनियर्स और वर्कफोर्स भी हमारे सारे भारत के बेहतरीन कॉलेजेस से पास आउट है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा।
हमारा एक क्लाइंट भूटान में समद्रुप जोंगकार करके एक रीजन है, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल शेड बनाना चाहता था। तो उसने हमें और एक चाइना बेस्ड पीईबी कंपनी को चुना ये काम करने के लिए। हमारा कंपटीशन चाइना के साथ था, मगर उसने हमारी क्वालिटी और लागत प्रभावशीलता को देखते हुए हम पे भरोसा कर ऑर्डर हमें दिया। तो मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से आज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में हम चीन के साथ कदम से कदम मिला पाकर उसको कंपटीशन में टक्कर दे पा रहे हैं। संजीव सर, मेरा आपसे इसी से जुड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सर ने एक बड़ा अच्छा पहलू छेड़ दिया, चीन। और जैसा मैंने जिक्र किया कि ट्रेड वॉर में अगर चीन का कोई विकल्प बन सकता है तो भारत के पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। उस लिहाज से आप जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका बड़ा रोल है। वहाँ पर चीन के सामान को लेकर कहा जाता है कि चले तो सालों साल, ना चले तो रात भर भी ना चले। लेकिन भारत की अपनी एक क्वालिटी है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उनकी अपनी एक गुणवत्ता होती है, उस पर लोगों को भरोसा होता है। उस लिहाज से आप लोग अपने लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? चाइना का जितने भी पूरे वर्ल्ड वाइड लोग हैं, चाइना से कोई ना कोई कुछ ना कुछ सामान लेते हैं। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो चाइना का रुख चेंज हो रहा है। वहाँ से लोग डाई या टेक्नोलॉजी लेके, और अब वहाँ से चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो कोई भी आइटम हो, तो लगभग बंद हो चुके हैं। जैसे भी मंत्री जी ने बताया कि वो आतिशबाजी हो दिवाली के लिए या कोई भी आइटम हो, चाइना से व्यापारी अब माल मंगा नहीं रहा है। और आगे आगे अगर कुछ मंगा भी रहे हैं तो भारत अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहा है। और यूपी चूँकि सबसे बड़ा, अगर 120 या 125 करोड़ इंडिया में सब लोग हैं तो लगभग 25-30 करोड़ यूपी में है। यूपी देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का, मुझे लगता है कि शायद चौथे नंबर पे है पॉपुलेशन में। तो इसमें यहाँ बहुत स्कोप है हर काम के लिए। और जो यूपी का जिसका माल बिकता है वो समझ लो आप इंडिया ही नहीं, वो कुछ भी कर सकता है और बहुत बाजार है। और यहाँ इसीलिए उद्यमी आ रहे हैं और सरकार की नीति बहुत अच्छी है। और यहाँ मार्केट यूपी का बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी, मतलब चौथे नंबर पे है अगर मान लो वर्ल्ड में। तो यहाँ उद्योगपति के लिए बहुत संभावना है, इसीलिए लोग उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ किसी तरीके की बदमाशी नहीं है, सरकार बहुत अच्छा ध्यान दे रही है उद्यमों के लिए। मेरा सबसे कहना यही है कि सब यहाँ आएँ, यहाँ उद्योग लगाएं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए, हमारे साथ में एक इतना अच्छा डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।